शुरुआती दृश्य एक रियलिटी टेलीविजन कार्यकारी निर्माता जोआना एबरहार्ट के साथ शुरू होता है, जो एक सम्मेलन की मेजबानी करती है। उन्होंने नवीनतम रियलिटी शो की घोषणा की, जिसमें पति और पत्नी का पुनर्मिलन दिखाया गया है। पता चला कि वे अपनी शादी को चुनौती देने के लिए अलग अलग उष्णकटिबंधीय छुट्टियां बिताने के बाद मिल रहे हैं। अंत में पति अपनी पत्नी के साथ वफादार रहना चुनता है, लेकिन पत्नी उसे दूसरे ताकतवर लोगों के लिए छोड़ने का फैसला करती है। दिल टूट गया पति हैंक कॉन्फ्रेंस हॉल में आता है और रियलिटी शो को उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराता है। गुस्से में वह एक हैंडगन निकालता है और जोआना की ओर गोली चलाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कोई नुकसान पहुंचाता, सुरक्षा गार्ड उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इस घटना के बाद जोआना अपने कार्यालय वापस लौट आती है, ऐसा अभिनय करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वहां उसे अपने वरिष्ठ से पता चला कि जोआना हैंक का एकमात्र लक्ष्य नहीं थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में आने से पहले उसने अपनी पत्नी के साथ साथ उसके नए बॉयफ्रेंड को भी गोलियों से भून दिया था। इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप नेटवर्क के शेयर धारकों और सहयोगियों ने जोआना और उसके कार्यक्रमों में शामिल होने से इनकार कर दिया। अंततः उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है, जिससे वह सदमे में आ जाती है। इसके बावजूद वह अपने चेहरे पर निराशा न दिखाने का विकल्प चुनती है और अपना समाप्ति पत्र लेकर चली जाती है। जैसे ही वह लिफ्ट में प्रवेश करती है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। इस घटना से वह मानसिक रूप से टूट जाती है, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। एक दिन जोआना का पति वॉल्टर, जो उसी टीवी कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता है, अस्पताल में उससे मिलने जाता है। वह उसके साथ यह खबर साझा करता है कि उसकी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया गया। इस पर विरोध जताने के बाद उसने भी अपनी नौकरी छोड़ दी। यह महसूस करते हुए कि उसका जीवन और दिमाग बिखर रहा है, जोआना सुझाव देती है कि वे कहीं और स्थानांतरित हो जाएं और अपना जीवन नए सिरे से शुरू करें। परिणाम स्वरूप दंपति अपने 2 बच्चों पीट और किम्बर्ली के साथ मैनहट्टन से कनेक्टिकट के एक खूबसूरत उपनगर स्टेपफोर्ड में चले जाते हैं। अपने नए घर में पहुंचने पर परिवार का स्वागत एक रियल्टर क्लेयर वेलिंगटन द्वारा किया जाता है, जो उन्हें घर का दौरा कराता है। घर को आधुनिक तकनीक से स्थापित किया गया है, जो सुरक्षा सुनिश्चित करता है, आपूर्ति का प्रबंधन करता है और साथ ही परिवार की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करता है। अगली सुबह क्लेयर जोआना को उपनगर के दौरे के लिए लेने आता है। अंततः वह उसे स्टेपफोर्ड डे स्पा में ले जाती है, जहां सभी महिला निवासी मिलती हैं और आराम का समय बिताती हैं। वहां पहुंचकर क्लेयर ने जोआना का परिचय बाकी निवासियों से कराया, जिन्होंने सुंदरी पहन रखी थी। इसके बाद क्लेयर महिलाओं को कसरत के लिए इकट्ठा करती है। जोआना हैरान है और सोच रही है कि वे ऐसी पोशाक में कैसे कसरत कर सकती हैं। जवाब में रियल्टर ने उससे कहा कि उन्हें अपने पतियों के सामने 24 घंटे सुंदर दिखना चाहिए। महिलाएं अपना व्यायाम शुरू करती हैं, लेकिन जोआना ने भाग न लेने का विकल्प चुना। इस बीच वॉल्टर स्टेपफोर्ड मेंस एसोसिएशन तक ड्राइव करते हैं, जहां अन्य पुरुष निवासियों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। इसके बाद दृश्य शहर के पिकनिक दिवस पर पहुंच जाता है, जहां वॉल्टर और जोआना अपने बच्चों के साथ पहुंचते हैं। जल्द ही महिलाओं के एक समूह ने उनका स्वागत किया, जो वॉल्टर के बारे में चापलूसी भरी टिप्पणियां पेश करते हैं। उनकी बातचीत के बीच जोआना एक प्रसिद्ध यहूदी लेखक बॉबी मार्कोविट्स और उनके पति डेव को देखती है। उत्साहित होकर वह जल्दी से उनसे बात करने जाती है। कुछ ही समय बाद जोआना को एक और परिचित चेहरा दिखाई देता है, एक प्रसिद्ध समलैंगिक वास्तुकार रॉजर बेनिस्टर और उसका साथी जेरी हार्मन, एक कॉर्पोरेट वकील। तभी क्लेयर सभी जोड़ों को स्क्वायर डांसिंग के लिए इकट्ठा करती है। जोआना पहले तो थोड़ा झिझकती है, लेकिन अंततः वह मान जाती है और कार्यक्रम का आनंद लेती है। इस खुशी के पल के दौरान सारा नाम की एक महिला अनियंत्रित रूप से घूमती है, जब तक कि वह अचानक जमीन पर गिर नहीं जाती। यह देखकर जोआना महिला की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि बाकी लोग स्तब्ध होकर देखते रहते हैं। इसके तुरंत बाद क्लेयर के पति माइक वेलिंगटन आते हैं और जोआना को पीछे हटने के लिए कहते हैं। वह पुरुषों को आदेश देता है कि वे सारा की मदद करें और उसे अपने वाहन में बिठाएं। जोआना की इस जिद को नजरअंदाज कर दें कि उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत है। उस रात बाद में वॉल्टर को सारा के पति से खबर मिलने के बावजूद कि वह ठीक है, जोआना उसी घटना के बारे में बहस करना जारी रखती है। इसके अलावा वह माइक और शहरवासियों के खिलाफ अपने अन्य संदेह उठाती है, लेकिन वॉल्टर के पास बहुत कुछ हो चुका है। उसके तिरस्कारपूर्ण रवैये और नियंत्रण के जुनून से तंग आकर उसने उसे तलाक देने की धमकी दी। इससे जोआना द्रवित हो जाती है, इसलिए वह तुरंत माफी मांगती है और अपनी गलती स्वीकार करती है। इसके बाद जोड़े को अपने पुराने सुखद समय की याद आती है। अंततः उनका बंधन फिर से मजबूत हो जाता है। अंततः वे स्टेपफोर्ड के जीवन को अपनाने और खुशी से रहने के लिए सहमत हो गए।
अगली सुबह बॉबी और रोजर जोआना के घर आते हैं, लेकिन वे स्टेपफोर्ड के जीवन को अपनाने के पक्ष में नहीं हैं। जैसे ही वे अन्य महिलाओं के बारे में बात करते हैं, जोआना सुझाव देती है कि वे सारा से मिलें, यह जांचने के लिए कि क्या वह ठीक है। आगमन पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। दरवाजा खुला पाकर वे अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें सारा की तेज कराहें और खुशी की तीव्र चीखें सुनाई देती हैं। थोड़ी देर बाद सारा कमरे से बाहर निकलती है और तीनों को दीवारों के पीछे छिपने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, रोजर को सारा लेबल वाला एक रिमोट मिलता है। वह उत्सुकता से इसका बटन दबाता है, यह ध्यान न देते हुए कि सारा अचानक रुक जाती है और उसे पीछे की ओर चलने के लिए मजबूर कर देती है। फिर तीनों घटनास्थल से भाग जाते हैं और बॉबी के घर पर पहुंचते हैं, जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। उनका दावा है कि वह किताब लिखने में इतनी व्यस्त थीं कि उनके पास साफ करने का समय नहीं था। फिर वे अपने निजी जीवन के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। रोजर जेरी के साथ अपने अस्थिर रिश्ते के बारे में साझा करता है। जोआना और बॉबी भी उसकी कहानी से संबंधित हैं और वे सभी स्वीकार करते हैं कि वे अपने रिश्ते की समस्याओं को ठीक करने के लिए स्टेपफोर्ड चले गए थे। दूसरी ओर पुरुष मेंस एसोसिएशन क्लब में रिमोट नियंत्रित खिलौनाकारों के साथ खेलने में अपने समय का आनंद ले रहे हैं। खेल के बाद वे आसपास बैठते हैं और बातचीत करते हैं। साथ ही वॉल्टर स्टेपफोर्ड में जीवन पर अपने विचार साझा करते हैं। वह उन्हें यह भी बताता है कि कैसे उसकी पत्नी स्टेपफोर्ड के जीवन को अपनाने और शांति से रहने के लिए सहमत हुई। हालांकि अन्य पुरुष उसके दृष्टिकोण से आश्वस्त नहीं लगते हैं। माइक इस विषय को टाल देता है और अपने साथी निवासी टेड को याद दिलाता है कि पहले गेम जीतने के लिए उस पर कुछ पैसे बकाया हैं। टेड फिर अपनी पत्नी को बुलाता है और उसके मुंह में एक एटीएम कार्ड डालता है, उससे कुछ नकदी निकालता है। इससे वॉल्टर को झटका लगता है, लेकिन वह प्रतिक्रिया न देने का फैसला करता है। यहाँ यह पता चला है कि प्यारी स्टेपफोर्ड पत्नियां कोई और नहीं बल्कि उन्नत रोबोट हैं। एक शाम जोआना अपनी बेटी के दिवस शिविर के लिए दर्जनों कपकेक तैयार कर रही है। कुछ समय बाद बॉबी और डेव वहां पहुंचते हैं, लेकिन बॉबी जल्दी ही वॉल्टर के साथ मेंस एसोसिएशन के लिए निकल जाते हैं। इससे बॉबी के मन में संदेह पैदा होता है, इसलिए वह जोआना को सुझाव देती है कि वे अपने पतियों का अनुसरण करें। इस बीच मेंस एसोसिएशन में ऐसा लगता है कि जेरी रोजर को लाया है, जो उस जगह के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है। माइक ने उनकी टिप्पणियों को महत्व नहीं दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनके रिश्ते का स्वागत करते हैं। बॉबी और जोआना मेंस एसोसिएशन में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें सभी पर्दे बंद मिलते हैं। परिणाम स्वरूप वे खिड़की से अंदर घुस जाते हैं और इस प्रक्रिया में अनजाने में शोर मचाते हैं। एक बार अंदर जाने पर वे पारिवारिक चित्रों से भरे हॉल को देखने के लिए लाइटें जलाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें, उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है, इसलिए वे जल्दी से लाइटें बंद कर देते हैं और छिप जाते हैं। उन्हें राहत देने के लिए यह रोजर है जो उन्हें अन्य लोगों द्वारा देखे जाने से पहले भागने की अनुमति देता है। फिर रोजर को एक कमरे में ले जाया जाता है, जहां वह कुछ ऐसा देखता है जिससे वह स्पष्ट रूप से चिंतित हो जाता है। 2 दिन बाद बॉबी और जोआना रोजर को खोजते हैं, क्योंकि उसने मेंस एसोसिएशन में रात के बाद से उनसे संपर्क नहीं किया है। उन्होंने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ ही समय बाद दोनों को रोजर के पसंदीदा कपड़े और कूड़ेदान में फेंके गए संग्रह मिले। अगले दृश्य में जोआना और बॉबी टाउन हॉल में एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जहां वे रोजर को देखकर चौंक जाते हैं, जो अब फीका दिखता है और अनुरूप व्यक्तित्व वाला है। वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वह जेरी के निर्देशन में कनेक्टिकट राज्य सीनेट के लिए दौड़ रहा है। जैसे ही भीड़ रोजर के लिए जयकार करती है, जोआना और बॉबी को लगता है कि स्टेपफोर्ड में कुछ गड़बड़ है। परिवार और बच्चों के बारे में चिंतित जोआना उपनगर की असामान्यता का हवाला देते हुए उसे तुरंत छोड़ने पर जोर देती है। जब वॉल्टर इनकार करता है, तो वह अपने बच्चों के साथ चले जाने की धमकी देती है। कोई अन्य विकल्प न होने पर वॉल्टर सहमत हो जाता है और वादा करता है कि वे अगले दिन चले जाएंगे। बाद में आधी रात को जोआना को घर का एक रोबोट कुत्ता जगाता है, जो उसे एक रिमोट देता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। डरी हुई वह तुरंत स्टेपफोर्ड में अन्य महिलाओं पर शोध करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन होता है। वे सभी कभी उसकी तरह ही उच्च शक्ति वाले पदों पर काम करने वाली महिलाएं थीं। कुछ ही समय बाद वॉल्टर उठती है और पूछती है कि वह क्या कर रही है, तो वह सेब पाई रेसिपी सीखने का नाटक करती है। इस रहस्योद्घाटन के साथ जोआना अगली सुबह बॉबी के घर जाती है। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है कि उसका पहले अस्त व्यस्त घर अब बेदाग हो गया है। कुछ क्षण बाद बॉबी, जो स्टेपफोर्ड की पत्नियों के साथ भी घुल मिल गई है, आती है और उसका स्वागत करती है। जोआना उसे नए रहस्योद्घाटन के बारे में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बाद वाला केवल जगह की सफाई पर ध्यान केंद्रित करता है।
इससे जोआना घबरा जाती है और उसे आश्चर्य होता है कि स्टेपफोर्ड ने उसके साथ क्या किया है, क्योंकि वह अब खुद में नहीं है। बॉबी का कहना है कि वह बिल्कुल नई इंसान है और सबसे महत्वपूर्ण चीज उनकी कुकबुक है। वह जोआना को भी इसी तरह बदलने की सलाह देती है। उनकी बातचीत के बीच बॉबी अनजाने में जलते चूल्हे पर अपना हाथ रख देती है, लेकिन वह हिलती भी नहीं है। यह असामान्य दृश्य जोआना को घबरा देता है और उसे वहां से भागने के लिए प्रेरित करता है। वह जल्द ही घर पहुंचती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। यह अनुमान लगाते हुए कि बच्चे वॉल्टर के साथ हैं, वह तुरंत मेंस एसोसिएशन के लिए गाड़ी चलाती है। जैसे ही वह इमारत में प्रवेश करती है, उसकी नजर अपने परिवार के एक चित्र पर पड़ती है, जिसके स्थान पर सुनहरे रंग का चित्र लगा होता है। फिर वह मुख्य हॉल में चली जाती है, जहां वह आस पड़ोस के सभी पतियों से घिरी होती है। इसके तुरंत बाद वॉल्टर बाहर चला जाता है और वह इस बात पर विलाप करना शुरू कर देता है कि कैसे वह हमेशा उसके द्वारा निर्बल महसूस करता है। सभी पति उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि वे भी ऐसा ही महसूस करते हैं। यह सुनकर जोआना उन पर अपनी स्वार्थी ईर्ष्या के कारण अपनी पत्नियों को मारने का आरोप लगाती है, लेकिन माइक उसे सुधारता है कि वे केवल उन्हें पूर्ण बना रहे हैं। इसके बाद माइक महिला सुधार प्रणाली के संबंध में एक स्पष्टीकरण वीडियो प्रस्तुत करता है। पता चला कि वे अपनी पत्नियों के दिमाग में नैनोचिप डालते हैं और उन्हें अपने पतियों की आदर्श महिलाओं के अनुरूप ढालते हैं। ये देखने पर जोआना वॉल्टर से पूछती है कि क्या वह वास्तव में उसे अपना गुलाम बनाना चाहता है, और यह भी सोचता है कि क्या नैनोचिप्ड पत्नियां वास्तव में अपने पतियों से प्यार कर सकती हैं। इससे वॉल्टर निःशब्द हो जाता है, लेकिन माइक विषय से भटक जाता है और उन्हें जोआना के प्रतिस्थापन के लिए एक प्रोटोटाइप रोबोटिक बॉडी प्रस्तुत करता है। अपने पति का मन बदलने की उम्मीद में जोआना उसे चूमती है और उसे अपने प्यार की याद दिलाती है। इसके बावजूद वॉल्टर परिवर्तन कक्ष की ओर आगे बढ़ता है। पराजित महसूस करते हुए जोआना रोते हुए अपने भाग्य को स्वीकार करने का फैसला करती है और परिवर्तन प्रक्रिया से गुजरने से पहले अपने पति से जुड़ जाती है। इसके बाद दृश्य एक सुपरमार्केट में पहुंच जाता है, जहां स्टेपफोर्ड की सभी पत्नियां किराने का सामान खरीदते हुए दिखाई देती हैं। जोआना भी उनमें से एक है। अब उसके लंबे सुनहरे बाल हैं और वह रविवार को उत्तम दर्जे की पोशाक पहनती है। एक शाम वेलिंगटन ने एक औपचारिक गेंद की मेजबानी की, जिसमें वॉल्टर और जोआना विशेष अतिथि थे। कुछ रोमांटिक परिचय के बाद सभी उपस्थित लोग उस क्षण का आनंद लेते हुए नृत्य करना शुरू कर देते हैं। उत्सव के बीच जोआना अपना साथी बदल लेती है और माइक के साथ नृत्य करना शुरू कर देती है, जबकि वॉल्टर क्लेयर को ड्रिंक के लिए ले जाता है। लेकिन तभी वॉल्टर भीड़ से गायब हो जाता है और तहखाने में परिवर्तन कक्ष में चुपचाप घुस जाता है। जल्द ही उसे एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली का पता चलता है, जिसमें अनेक बटन होते हैं। जबकि जोआना अपनी बातचीत में माइक का ध्यान भटकाती है, वॉल्टर बार बार सभी बटन दबाता है, जिससे महिलाओं के दिमाग में लगी हर नैनोचिप नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे बॉबी और रोजर समेत सभी नैनोचिप्ड पत्नियां अपने मूल रूप में वापस आ जाती हैं, जिसके बाद वे अपने साथियों से भिड़ना शुरू कर देती हैं। यह देखकर क्लेयर घबरा जाती है और माइक को सूचित करने के लिए दौड़ती है, जो जोआना के साथ बगीचे में है। स्थिति की तात्कालिकता को भांपते हुए माइक पतियों को अपने रिमोट का उपयोग करने का निर्देश देता है, लेकिन वे अब बेकार लगते हैं। कुछ क्षण बाद वॉल्टर और जोआना बॉलरूम में चले जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कभी भी नैनोचिप प्रत्यारोपण नहीं कराया। वॉल्टर का दावा है कि वह अपनी पत्नी को एक प्रायोगिक विषय के रूप में नहीं मानना चाहता। इस रहस्योद्घाटन से माइक क्रोधित हो जाता है और वह वॉल्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जोआना ने एक कैंडलस्टिक से उसका सिर काट दिया, जिससे वह पूरी तरह से एनिमेट्रॉनिक रोबोट के रूप में सामने आ गया। यह देखकर क्लेयर व्याकुल हो जाती है और अपने नुकसान पर रोने लगती है। जोआना को आश्चर्य होता है कि उसने यह सब क्यों रचा, जिसके जवाब में क्लेयर ने कहा कि वह एक आदर्श समुदाय बनाना चाहती थी। वह आगे स्वीकार करती है कि वह भी स्टेपफोर्ड से पहले जोआना की तरह एक कड़वी करियर दिमाग वाली महिला थी। एक दिन उसे पता चला कि उसके पति का उसकी शोध सहायक के साथ संबंध है। गुस्से में आकर उसने उनकी हत्या कर दी और फिर स्टेपफोर्ड वाइव्स कार्यक्रम विकसित करने के लिए एक मस्तिष्क सर्जन के रूप में अपने कौशल का उपयोग किया। सब कुछ बताने के बाद क्लेयर प्यार से माइक के कटे हुए रोबोटिक सिर को चूम लेती है, जिससे उसकी करंट लगने से मौत हो जाती है। फिर यह दृश्य 6 महीने बाद का है, जहां जोआना, बॉबी और रोजर एक टेलीविजन साक्षात्कार में भाग ले रहे हैं। इस दौरान वे अपनी उपलब्धियों पर चर्चा करते हैं। जोआना ने स्टेपफोर्ड पर हार्ड हिटिंग डॉक्यूमेंट्री के निर्माण के लिए 6 एमीज जीते हैं। रोजर ने निर्दलीय के रूप में अपनी राज्य सीनेट सीट जीती है और बॉबी ने सबसे अधिक बिकने वाली कविता पुस्तक प्रकाशित की है। इन सब के अलावा उनके रिश्तों ने सकारात्मक मोड़ ले लिया है, क्योंकि वे अपूर्णता को अपनाते हैं। अंतिम दृश्य में
हम स्टेप फोर्ड पतियों को देखते हैं जो अब अपने अपराधों के लिए घर में नजरबंद हैं और उन्हें बेहतर इंसान बनने के लिए फिर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। फिल्म का अंत पतियों द्वारा अपनी पत्नियों की कड़ी निगरानी में किराने का सामान खरीदने के साथ होता है।